अब हम पढ़ने वाले हैं कार्सिनोमा पेनिस के बारे में। कार्सिनोमा पेनिस जो रहता है वो मैलिग्नेंसी होती है पेनाइल स्क्वैमस एपिथेलियम का, और जो मोस्ट कॉमनली कैंसर होता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। ये जो अगर हम बात करें, जो एज ग्रुप रहती है अराउंड 60 ईयर्स जो रहता है ज़्यादा कॉमन होता है, और मोस्टली जो अनसर्कमसाइज्ड मेल होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। जिसमें सर्कमसीजन होता है उसमें ये रेयर होता है, और इंडिया में इसका इंसिडेंस 10% है अगर हम बात करें जीयू मैलिग्नेंसी की। तो इसको जो रहता है मेन ये रहता है कि अर्ली स्टेज पे ये डिजीज पूरी तरीके से क्योरेबल होता है, जबकि अगर एक बार नोडल मेट्स हो गया या डिलेड ट्रीटमेंट लिया तो फिर उसके बाद इसका मॉर्टेलिटी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इटियोलॉजी का, तो सबसे पहले एचपीवी की बात करते हैं। एचपीवी जो रहता है, दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 16 और 18, वो क्या करते हैं कि उसमें दो प्रोटीन होता है, एक होता है E6 और एक होता है E7। तो E6 जो रहता है वो बाइंड करता है P53 से, और E7 जो बाइंड करता है वो RB जीन से बाइंड करता है। तो इससे होता क्या है कि P16 का जो रहता है एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, और सेल साइकिल का जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है। तो P16 का जो एक्सप्रेशन है बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो अगला रहता है वो रहता है क्रोनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। क्रोनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन से डिस्प्लेजिया हो जाता है, और वो डिस्प्लेजिया जो बेसिकली होता है उसके जो क्रोनिक इरिटेशन के कॉजेज होते हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है फाइमोसिस, जिसकी वजह से स्टिग्मा जो रहता है कई बार कलेक्ट हो जाता है, और पुअर हाइजीन। तो इस वजह से होता है। और होता क्यों है, क्योंकि अगर जब क्रोनिक इरिटेटेड रहेगा तो उसमें P53 म्यूटेशन हो जाता है, और ये जो रहता है बेसिकली नॉन एचपीवी साइकिल होता है जो मेनली हाइजीन की वजह से होता है। जो अगला जो रहता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, अगर हम बात करें क्रोनिक अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो वो BXO नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, और पेशेंट को जो रहता है केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, और इसको बोलते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस। फिर अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग में टोबैको होता है, या सन रेस की बात करें तो उसमें PUVA होता है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोसामीन जो रहता है वो रिलीज होता है, जो कि म्यूटाजेनेसिस कॉज कराता है। तो सोरालेन PUVA जो रहता है सोरियोसिस में ट्रीटमेंट लेते हैं, या किसी अदर तरीके से अगर रेडिएशन ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोसामीन निकलता है, जिसकी वजह से म्यूटाजेनेसिस होता है। फिर जो अगला एचपीवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर किसी को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो एचपीवी का ट्रांसफर हो सकता है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या कैटेगरी थी जो रिस्क फैक्टर, तो पहला इन्फेक्शन होता है, और दूसरा सेक्सुअल होता है। वो इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू सेक्सुअल रूट। तो उसमें एचपीवी का ट्रांसमिशन होता है, और एचपीवी 16 और 18 का इन्फेक्शन होता है। दूसरा पुअर हाइजीन में स्मिग्मा का कलेक्शन होता है, और वो जो कलेक्शन है वो फाइमोसिस की वजह से भी हो सकता है। फिर जो अगला है, अगर कोई उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो वो अगर टोबैको यूज करता है या सोरालेन से एक्सपोजर है PUVA, उसकी वजह से हो सकता है, या किसी को इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रही है जैसे BXO। तो अगर हम बात करें नियोनेटल सर्कमसीजन का, तो नियोनेटल सर्कमसीजन जो रहता है वो जो रिस्क रहता है उसको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो रहता है कम कर देता है, अगर हम नियोनेटल पीरियड में सर्कमसीजन करते हैं। नियोनेटल सर्कमसीजन जो रहता है वो CIS के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। फिर अब हम बात करते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन की। तो जो प्री मैलिग्नेंट लीजन होता है, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं जो HPV से होते हैं, तो उनको बोलते हैं HPV रिलेटेड। तो HPV से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये 3 डिजीजेज होती हैं। पहला होता है एरिथ्रोप्लेक्सिया ऑफ क्यूरेट, और दूसरा होता है बॉमन्स डिजीज, और तीसरा बर्नॉइड पेपिलोसिस। तो ये तीनों HPV से होते हैं। अगर हम एरिथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूरेट की बात करें तो ये CIS होता है, ग्लैंड्स पेनिस में जो म्यूकोसल सरफेस होता है उसका CIS होता है। अब ग्लैंड्स जो रहता है वो बना रहता है म्यूको क्यूटेनियस एपिथेलियम का। तो इसमें होता क्या है, हम देख सकते हैं ऊपर जो है ऐसे रेड वेलवेटी जो रहता है CIS होता है। तो ये जो CIS रहता है ये बेसिकली अगर हम बात करें तो किससे होता है, HPV 16 और 18, यही दोनों कॉज कराते हैं, और ये एक प्री कैंसरस स्टेज होता है, और फाइनली जो रहता है ये प्रोग्रेस कर जाता है SCC में।
फिर बॉवन्स डिजीज की बात करें तो वो सेम बीमारी होती है बट वो शैफ्ट पे होती है। तो बी फॉर बॉवन्स, बी फॉर बॉडी। तो बॉवन्स जो रहता है पेनिस के बॉडी शैफ्ट पे होता है। ये ऑलमोस्ट सेम होता है एर्थ्रोप्लेशिया ऑफ क्यूरेट से, और ये भी जो रहता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। फिर जो अगला डिजीज है वो है बायोनाइड पेपिलोसिस। तो बायोनाइड पेपिलोसिस जो रहता है ये भी HPV 16 और 18 से होगा, और ये बेसिकली यंग एडल्ट जो रहते हैं उसमें होता है। और एपियर कैसे करता है? पिगमेंटेड के फॉर्म में। तो इनिशियली जो रहेगा पिगमेंटेड या वॉटी पेप्यूल्स होते हैं जेनाइटल्स में, तो जेनाइटल्स में वॉटी पेप्यूल्स होंगे या पिगमेंटेशन होगा। और जब हम इसको हिस्टोलॉजिकली देखते हैं तो हिस्टोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू की तरह, बट इसमें बहुत ही कम मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू एर्थ्रोप्लेसिया एंड बॉवन्स डिजीज। और ये जो रहता है क्लिनिकली बेनाइन होता है। तो ये बेनाइन होता है बट इसमें भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल थोड़ा बहुत होता है। फिर अगर हम बात करें नॉन HPV रिलेटेड की, तो ये सारे जो ल्यूकोप्लेकिया, क्यूटेनियस हॉर्न, केराटोटिक बेलेनाइटिस और BXO है, ये सारे के सारे नॉन HPV रिलेटेड होते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लेकिया की बात करें तो इसमें जो रहता है व्हाइट पैच बन जाता है पेनाइल मिकोसा पे, जिसको हम वाइप ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो व्हाइट पैच बनेगा जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो ये जो रहता है ल्यूकोप्लेकिया रहता है। और ये फाइनली जो रहता है ये होता क्या है? हाइपर केराटोसिस। तो ये जो रहता है हाइपर केराटोसिस होता है, और कभी कभी इसको डिस्प्लेजिया भी बोलते हैं। तो हाइपर केराटोसिस या डिस्प्लेजिया होता है। और फिर अगला बात करें तो वो होता है क्यूटेनियस हॉर्न। तो क्यूटेनियस हॉर्न की बात करें तो ये भी एक हाइपर केराटोटिक डिजीज होता है। और इसमें जो खास बात क्या रहती है, क्यूटेनियस हॉर्न जो रहता है हाइपर केराटोटिक डिजीज होता है। ये जो रहता है किसी भी तरीके के लीजन से अराइज हो सकता है, आइदर बेनाइन लीजन से या प्री मैलिग्नेंट लीजन से या मैलिग्नेंट लीजन से। तो ये जो रहता है तीनों तरह के लीजन से अराइज हो सकता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो मैलिग्नेंट में CIS या जो रहता है इन्वेजिव SCC दोनों से अराइज हो सकता है। तो क्यूटेनियस हॉर्न जो रहता है किसी भी तरीके से अराइज हो सकता है। फिर जो अगला है वो है केराटोटिक बेलेनाइटिस। केराटोटिक जो बेलेनाइटिस होता है उसको हम लोग जो है उसका दूसरा नाम होता है सूडो एपिथेलियोमेटस डिजीज, या इसको केराटोटिक एंड माइकेशियस बेलेनाइटिस भी बोलते हैं। तो केराटोटिक एंड माइकेशियस बेलेनाइटिस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PKMB। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके का बहुत ही रेयर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन होता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे माइका होता है तो माइका जो रहता है माइका जैसा, माइका लाइक जो रहता है स्केल्स बन जाते हैं ग्लैंड्स पे। तो ग्लैंड्स पे कैसे स्केल बनेंगे? माइका लाइक तो हो जाएंगे। और ये जो रहता है प्री मैलिग्नेंट होता है, इसको प्री मैलिग्नेंट मानते हैं। तो ये होता है केराटोटिक बेलेनाइटिस। फिर फाइनली जो रहता है वो होता है बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटरेंस। तो अगर हम बात करें बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटरेंस की, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस, भी इसी का नाम रहता है, लाइकन स्क्लेरोसिस। तो लाइकन स्क्लेरोसिस भी इसका नाम होता है। और ये जो रहता है एक तरीके क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है जिसकी वजह से स्क्लेरोसिस होता है, और फिर फाइनली एट्रोफी हो जाती है ग्लैंड्स और फोर स्किन का। तो इसकी वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क रहता है। अब बात करते हैं कि हिस्टोलॉजिकल टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसको हिस्टोलॉजी अगर हम बात करें तो क्यूबुला क्लासिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं हिस्टोलॉजी का। तो जो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी होती है अकॉर्डिंग टू क्यूबुला, वो 60% जो रहता है स्क्वैमस सेल यूजुअल टाइप रहता है। तो यूजुअल टाइप का स्क्वैमस सेल 60% रहता है। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो मोर देन 95% जो कैंसर होते हैं वो स्क्वैमस सेल होते हैं। बट क्यूबुला क्लासिफिकेशन में 60% स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो अदर क्या होते हैं? अदर अगर हम बात करें तो अदर में आता है पेपिलरी। तो पेपिलरी होगा, फिर बेसिलॉइड होता है, वॉर्टी होता है और वेरेकस होता है। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 10 to 15% इंसिडेंस होता है। तो पेपिलरी होगा, बेसिलॉइड होगा,
पॉटी होगा, वेरेकस होगा, और एक होता है जिसका सबसे कम इंसिडेंस होता है, वो होता है सार्कोमेटॉइड। तो सार्कोमेटॉइड जो रहता है वो ऑलमोस्ट 3% इंसिडेंस होगा। अब हम बात करें ग्रेडिंग का, तो ग्रेडिंग के लिए हम लोग जो रहता है ब्रॉडर क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। और ब्रॉडर जो रहता है बेसिकली उसमें हम कैंसर को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ग्रेड 1 की बात करें तो उसमें लेस देन 25% अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स कितनी होंगी? मोर देन 75%। तो लेस देन 25% अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जबकि ग्रेड 2 में 25 से 50% के बीच में होता है। ग्रेड 3 में 50 से 75% के बीच में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, और ग्रेड 4 में मोर देन 75%। तो ऐसे केस में जो रहता है ग्रेड 4 जो रहता है इसको बोलेंगे पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो ग्रेड 4 क्या? पुअरली डिफरेंशिएटेड। और ग्रेड के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन। ये जो रहता है ये की या इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स होते हैं। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है? अगर हम स्प्रेड की बात करें तो सबसे पहले जो रहता है ये जो पेनाइल स्क्वेमस सेल कैंसर होता है वो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? सुपरफिशियल पैप्यूल या अल्सर के फॉर्म में होता है, और होता कहाँ पे? एपिथेलियम में। तो इनिशियली जो रहेगा वो एपिथेलियम होगा, और किसका हो सकता है? ग्लैंड्स का हो सकता है, कोरोनरी सल्कस का हो सकता है, इनर पिप्यूल्स पे भी होता है। और यूजुअली कैसे प्रेजेंट करता है? इन द फॉर्म ऑफ पैप्यूल। पैप्यूल की तरह प्रेजेंट करेगा, प्लाक की तरह प्रेजेंट कर सकता है, या अल्सर की तरह प्रेजेंट करता है। तो ये इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। फिर जो रहता है इनिशियली जो कैंसर होगा वो उसका सुपरफिशियल ग्रोथ होती है, तो वो ऊपर ऊपर फैलता है। सुपरफिशियल ग्रो करने के बाद फिर वो डीप जाता है, और डीप जाने के लिए उसे किसको इन्वेट करना रहेगा? बक्स फेशिया को। तो बक्स फेशिया होता क्या है? बक्स फेशिया जो रहता है एक टफ फाइब्रस टिश्यू होता है अराउंड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और इसके अराउंड अगर हम बात करें तो एक टफ स्ट्रक्चर होता है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा को भी पार्टली कवर करता है। तो ये जो टफ स्ट्रक्चर होता है ये जो रहता है इंपॉर्टेंट बैरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है कैंसर को डीप जाने से। तो ये होता है कॉर्पोरा में जाने से जो रोकता है वो बक्स फेशिया होता है। अगर कोई ट्यूमर है बक्स फेशिया के बियॉन्ड चला गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो आइदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा में चला गया है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में चला गया है, या जो है कॉर्पोरा स्पंजियोसा और यूरेथ्रा में चला गया। तो ऐसे केस में जो ट्यूमर होता है तो वो T2 T3 ग्रेड में आता है, और उसकी अपस्टेजिंग होती है। तो अगर हम बात करें कि बैरियर जो रहता है वो क्या रहता है? बक्स फेशिया, और वो डीप इन्वेजन को रेजिस्ट करता है। सबसे पहले अगर हम लोग नोड्स की बात करें तो नोड्स जो रहता है वो बेसिकली सबसे पहले लिम्फेटिक जो रहता है इंग्वाइनल रीजन में जाता है, इंग्वाइनल से फिर पेल्विक रीजन में जाता है, और पेल्विक से फिर फाइनली डिस्टेंस मेट होता है जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली लंग्स होता है, और बाकी लीवर बोन में भी जा सकता है। तो लंग्स में मोस्ट कॉमनली होता है। और अगर हम बात करें स्किप मेटास्टेसिस की, तो स्किप मेटास्टेसिस बहुत ही रेयर होता है, लेस देन 5%, और ये तब होता है जब T3 डिजीज होती है, बेसिकली कॉर्पोरा कैवर्नोसा और यूरेथ्रा इन्वेड हो चुका है। तो अगर हम बात करें पेनाइल कैंसर में तो इसमें डिस्टेंस मेटास्टेसिस जो रहता है बहुत ही लेट होता है। अगर हम बात करें नोडल मेट्स की तो सबसे पहले नोडल मेट्स अगर होता है वो सीक्वेंशियल होता है। सबसे पहले सुपरफिशियल, फिर उसके बाद डीप, और फिर फाइनली पेल्विक में जाता है। तो सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में बात करेंगे तो सबसे पहला जो ड्रेनेज होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इशिलॉन। तो जो फर्स्ट इशिलॉन होता है वो होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो रहेगा फर्स्ट इशिलॉन होगा। फिर जो सेकंड इशिलॉन होगा ये फर्स्ट इशिलॉन हो गया, और जो सेकंड इशिलॉन होगा वो होता है डीप इंग्वाइनल। तो डीप इंग्वाइनल जो रहता है वो सेकंड इशिलॉन होता है, और इसमें जो मेन जो नोड होता है वो होता है क्लॉकेट। तो लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट जो रहता है वो जो रहता है सेकंड इशिलॉन होता है। अब फिर बात करें थर्ड इशिलॉन, तो थर्ड इशिलॉन जो रहेगा ये पेल्विक नोड रहता है, तो ये थर्ड इशिलॉन होता है। और इसमें जो रहता है बेसिकली कैसे जाता है? सबसे पहले या मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल आइलियक, फिर ऑब्ट्यूरेटर, और
फिर इंटरनल आईलेट। तो ये जो रहता है तरीका इस तरीके से जाता है, मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल आईलेट को इन्वॉल्व करता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नोड्स होता है, नोड्स जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है इन केस ऑफ पेनाइल कैंसर। और पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो जो रहता है नोड का, वो इस पे बेसिस होता है कि पैल्पेबल है या नॉट पैल्पेबल है और टी स्टेज क्या है। उसके बेसिस पे हम लोग डायनेमिक सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं या टेम्पलेट बेस्ड जो रहता है लिम्फ एडेनेक्टोमी करते हैं। और जो रहता है इसमें जो हमने पढ़ा स्किप मेटास्टेसिस, तो वो काफी रेयर होता है, लेस देन 5%। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम इसमें हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं। और डिस्टेंस में अगर बात करें तो लंग जो रहता है मोस्ट कॉमन साइट होता है। और हिमेटोजिनस स्प्रेड जो रहता है बहुत लेट होता है, क्योंकि लंग्स में जब जाना है तो उसको हिमेटोजिनस स्प्रेड होना है। तो हिमेटोजिनस स्प्रेड जो रहता है बहुत लेट डिजीज है, और अगर हिमेटोजिनस स्प्रेड मिल रहा है तो वो एडवांस N2 या N3 डिजीज हो गई है, तब होता है हिमेटोजिनस स्प्रेड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्लैंस पेनिस की, तो ग्लैंस पेनिस जो रहता है उससे सबसे पहले डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जो उसका प्राइमरी ड्रेनेज होता है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड को होता है। और ये जो रहता है फिर सेकेंडरी ड्रेनेज की बात करें तो ये इंग्वाइनल रीजन के बाद सेकेंडरी ड्रेनेज कहाँ हो रहा था, डीप के बाद पेल्विक। तो अब फिर उसके बाद पेल्विक अगर हम बात करें तो उसमें एक्सटर्नल और ऑब्ट्यूरेटर पेल्विक लिम्फ नोड्स। तो ग्लैंस पेनिस जो रहता है सुपरफिशियल में नहीं ड्रेन करता है, वो डायरेक्टली डीप में ड्रेन करता है, डीप इंग्वाइनल। फिर अगर हम बात करें शेफ्ट और प्रीप्यूस का, तो प्रीप्यूस जो रहता है वो दोनों सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में करते हैं, फिर डीप इंग्वाइनल, फिर पेल्विक लिम्फ नोड। तो सुपरफिशियल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट इशिलॉन। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट इशिलॉन, ये डीप इंग्वाइनल हो गया सेकेंड इशिलॉन, और पेल्विक नोड हो गया थर्ड इशिलॉन। और जो डीप लिम्फ नोड होता है जैसे मैंने बताया, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड कौन सा होता है, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, जिसको रोजन मुलर नोड भी बोलते हैं। और ये जो बेसिकली ड्रेन करता है डीप इंग्वाइनल से कहा जाता है पेल्विक नोड में, जो कि थर्ड इशिलॉन है, वो एक्सटर्नल आइलेट मोस्ट कॉमनली। तो ये रहता है। अगर हम बात करें ड्रेनेज का, तो ड्रेनेज जो रहता है यूजुअली बायलेटरल रहता है। तो ये जानना क्यों जरूरी है कि बायलेटरल ड्रेनेज होने की वजह से हमें इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन बायलेटरल करना रहता है। फिर जो डेसिलर्स ग्रुप होते हैं लिम्फ नोड, तो डेसिलर्स ने टोटल 5 ग्रुप में डिवाइड किया था सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स को। हम उनको आगे देखेंगे कि उनका नाम क्या है। एक होता है सुपीरियर ग्रुप होता है, और एक होता है इंफीरियर ग्रुप, और एक होता है सेंट्रल ग्रुप। ये सेंट्रल हो गया, फिर ये सुपीरियर हो गया। अब सुपीरियर में जो रहता है, सुपीरियर में सुपीरो मीडियल, सुपीरो लेटरल, और ये सेंट्रल हो गया। इसी तरीके से होता है इंफीरो मीडियल और इंफीरो लेटरल। ये डेसलर्स ग्रुप ने डिवाइड किया था फॉर सुपरफिशियल लिम्फ नोड। तो हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल लिम्फ नोड, उसको डिवाइड किया था। अब सबसे पहले बात करते हैं जो एपिथीलियम होता है पेनिस का, उसको देख लेते हैं। तो एपिथीलियम अगर पेनिस की बात करें तो जो इनिशियली यहाँ पे जो रीजन होगा, ब्लैडर जो रहता है उसके पास में रहता है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो रहेंगे ब्लैडर की जो एपिथीलियम होगी उससे मैच करते हैं, वो होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। फिर जो बीच का पार्ट होता है बल्बस यूरेथ्रा और पेंडुलस यूरेथ्रा या पेनाइल यूरेथ्रा, तो अगर हम बात करें तो वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम की बनी रहती है। और सबसे बाहर जो फोसा नेविकुलरिस और ग्लैंस वाला रीजन रहता है वो बना रहता है स्क्वैमस एपिथीलियम का। तो ये जानना जरूरी होता है। फिर हमने देखा हिमेटोजेनस सप्लाई बहुत लेट होती है कैंसर में। तो यूजुअली जो अगर हम बात करें पेनाइल का, तो उसको सप्लाई कैसे होती है, उसकी होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से सबसे पहले 3 ब्रांचेस जाती है। तो जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है वो यूरेथ्रा के बल्ब को सप्लाई करती है, पेनिस के बल्ब को, तो और फिर यूरेथ्रा को सप्लाई करती है। तो ये 2 रीजन को सप्लाई करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी। अब फिर जो दूसरा रहता है कंटिन्यू करती है और फिर फर्दर एक ब्रांच देती है, उसको बोलते हैं वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा को सप्लाई करती है, तो कैवर्नस ब्रांच होती है। और फिर जो थर्ड आर्टरी होती है वो होती है डॉर्सल पेनाइल आर्टरी, जो डॉर्सल रीजन में सप्लाई करती है, ये है वो होती है डॉर्सल आर्टरी। अब ये जो डॉर्सल आर्टरी होती है यही जो रहती है आगे जाके ग्लैंड्स को सप्लाई करती है और छोटी छोटी आर्टरीज देती है। फिर अब हम बात करते हैं डेसलर्स ग्रुप। डेसलर्स ग्रुप जो था हमने देखा ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ये फीमोरल वेन है और ये फीमोरल आर्टरी। तो इसमें हम जो रहता है इसको 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक होता है सुपीरियर मीडियल जोन, सुपीरियर ये इंफीरियर जोन, और इंफीरियर मीडियल हो गया, ये इंफीरियर लेटरल हो गया, ये सुपीरियर लेटरल। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो रहता है इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग देते हैं। और ये बीच का जो 5 रीजन है ये हो गया सेंट्रल जोन। अगर हम बात करें
तो ये रीजन जो रहता है SFJ सेफिनो-फीमोरल जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें बेसिकली जो रहता है 4 रीजन्स होते हैं। तो 4 वेसल्स जो इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो जा रही है फीमोरल वेसल से एक वेसल जो है नीचे की तरफ जा रही है, ये रहती है ग्रेट सेफिनस। तो ये रहती है ग्रेट सेफिनस वेन। अब ये ग्रेट सेफिनस वेन जो रहता है, इसके जो अगर हम बात करें तो एक लेटरल एसेसरी सेफिनस जाती है, और इसी से हम देखेंगे तो ऊपर जो जाती है सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन जाती है। सर्कमफ्लेक्स इलियक ये रही। तो ये जो रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग जो सर्जरी करते हैं यूजुअली, ये प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके ASIS तक जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, हम जो रहता है उसकी बाउंड्री कैसे होती है डेस्लर्स की, तो ये जो रहता है सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर है और एडक्टर लॉन्गस का लेटरल बॉर्डर है। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये दोनों जहां मिलते हैं तो ये जो एरिया रहता है ये डेस्लर्स ट्रायंगल का लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, और इसमें हम लोग बेसिकली लेजी एस इंसिजन देते हैं। तो ये किस तरीके से बन रहा है, लाइन अगर डेस्लर्स ट्रायंगल की बात करें, डेस्लर्स ट्रायंगल तो कैसे बन रहा है कि जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग प्यूबिक ट्यूबरकल से ASIS जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, वो रहता है। फिर मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस और लेटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, तो इस तरीके से बनता है। अगर हम बात करें आर्टरी सप्लाई, हमने पेनिस की बात कर लिया, अब बात करते हैं वीनस सप्लाई का। तो 2 वेन जो रहती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होती है सुपरफिशियल जो रहता है एक्सटर्नल प्रूडेंडल वेन होती है। वो जब आती है तो वो एक पार्ट जो रहता है सेंट्रल पेनिस में रहती है, इसको बोलते हैं डॉर्सल सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। ये अपोजिट साइड की जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंडल होता है, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। और इस तरीके से ही एक्सटर्नल प्रूडेंडल आर्टरी होती है। एक्सटर्नल आर्टरी जो वेन होती है वो एक होती है, आर्टरी जो रहती है 2 होती है। अब 2 में एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप। तो इधर से सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंडल आएगी अलोंग द एक्सटर्नल प्रूडेंडल वेन, और वो इस साइड जाएगी, और इधर से भी आएगी एक्सटर्नल प्रूडेंडल आर्टरी। तो आर्टरी जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंडल आर्टरी होती है उसका जो अगर हम बात करें तो वो हम देख सकते हैं क्लियरली कि आपस में मिल नहीं रही है। आर्टरी जो रहती है मिलती नहीं है, दोनों अलग अलग जाती है, जबकि जो वेन रहता है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंडल वेन, वो आपस में मिलते हुए बीच में एक वेन हो जाती है जिसको बोलते हैं डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। इस तरीके से काम करती है। और डीप एक्सटर्नल प्रूडेंडल जो रहती है काफी बाहर स्क्रोटम को सप्लाई करती है। फिर अब हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो पेनिस की होती है तो बेसिकली डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस से होता है और प्रूडेंडल नर्व से होता है। अगर हम डॉर्सल नर्व को ट्रेस करें तो जो रहता है डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस जो आती है बेसिकली प्रूडेंडल नर्व से ही ब्रांच होके आती है, और प्रूडेंडल नर्व जो रहता है हम जानते हैं कहाँ से आता है, S2, S3, S4 इसकी सोमैटिक ब्रांच रहती है। और जो रहता है अदर ब्रांचेस जो रहती हैं वो भी आती हैं पेनिस को। एक और ब्रांच हम ये देख सकते हैं, ये जो ब्रांच रहती है ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक की ब्रांच रहती है। ये पेनिस के साथ साथ प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल वास्ट डिफरेंस को सप्लाई करती है। और ये जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक की ब्रांच होती है ये बेसिकली हम देख रहे हैं तो ये आएगी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ रही है, और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो रहता है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होता है, और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, थोरैको लंबर रीजन से। T12 से रहेगा, T10 ऊपर और रहता है, T10 यूजुअली अगर हम बात करें तो T10 तक रहता है, T10 से L1 तक। ये सारे जो फाइबर्स आते हैं ये सबसे पहले इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस में जुड़ेंगे और इंफीरियर मेसेंट्रिक से सुपीरियर मेसेंट्रिक में जाते हैं। इस तरीके से पूरा सप्लाई होता है। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की तो हमने डिस्कस किया कि जो रहता है यूजुअली ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, अल्सरेटिव या पॉलिफरेटिव ग्रोथ के फॉर्म में करता है, और फाउल डिस्चार्ज आता है इससे, और कई बार ब्लीडिंग भी होती है। मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात करें तो ग्लैंस जो रहता है 48% केसेस में मोस्ट कॉमन साइट होता है। फिर जो सेकेंड मोस्ट होता है वो होता है प्रीप्यूस। प्रीप्यूस जो रहता है 21% पेशेंट में प्रीप्यूस होता है, और फिर उसके बाद कोरोनरी सल्कस जो रहता है 16% में। तो इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर जो रहता है आगे ही हो जाता है, जिसमें ग्लैंस में 48% रहता है। प्रीप्यूस जो रहता है इसके आगे अगर प्रीप्यूस कवर है तो जो प्रीप्यूस रहेगा इसमें 21%, और कोरोनरी सल्कस जो रहता है उसमें 16%। उसके बाद अगर हम शैफ्ट की बात करें तो शैफ्ट में बहुत कम होता है, 2% रहता है। तो पेशेंट यूजुअली कैसे प्रेजेंट करता है, आइदर नोट्स होंगे या नहीं होते हैं। तो कई बार यूनिलेटरल या बायलेटरल इंग्वाइनल स्वेलिंग भी रहती है। तो अगर
यूनिलेटरल इंग्वाइनल स्वेलिंग होती है और लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है और एक तरफ ही है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए। तो 4 to 6 वीक, अगर 4 लेस देन 4 सेंटीमीटर यूनिलेटरल और मोबाइल है, नोट्स जो है फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम एंटीबायोटिक ट्रायल देते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं होता है तब हम FNAC कराते हैं और FNAC में फिर जैसी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अगर FNAC पॉजिटिव आता है तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना पड़ता है और नेगेटिव आता है तो हम सर्वेलेंस करते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है नोट्स का, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर सिस्टमिक डिजीजेस क्या होता है, एज ए यूजुअल जैसे कैंसर प्रेजेंट करता है, पेशेंट को मलेज होगा, पेशेंट का कैकेक्सिया, खाना खाने का मन नहीं करेगा, सेप्सिस में रहेगा और एडवांस डिजीजेस में फीमोरल वेसल जो रहती है वो इरोड कर जाती है और पेशेंट जो है ब्लीडिंग से मर जाता है। फिर अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करेंगे, तो हमें जो रहता है वेज एज बायोप्सी लेना रहता है। ये जो कैंसर है, ये जैसे ये कैंसर है तो हमें नॉर्मल टिश्यू और कैंसर का टिश्यू दोनों को लेना पड़ता है, जिसको वेज एज बायोप्सी बोलते हैं। तो इसमें दोनों लेना रहता है, वेज एज बायोप्सी लेते हैं, बेसिकली फ्लोर से लेने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। फिर अगर हमें डेप्थ जानना है कि T2 डिजीज है, T3 डिजीज है, तो हमें MRI कराना रहता है और उससे हमें डेप्थ का पता चलता है। तो ये हो गया टी में हम किससे, टी के लिए हम कराएंगे MRI। अब बात करें N, हमें जानना है N नोडल डिजीज, तो नोडल के लिए बेस्ट अगर होता है CT स्कैन होता है और हम अल्ट्रासाउंड और FNAC भी यूज करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। कई बार हमें जो रहता है नोड जो रहता है रिएक्टिव भी हो सकते हैं या ड्यू टू इन्फेक्शन भी होता है। अगर यूरिन लेटरल नोड लेस देन 4 सेंटीमीटर रहता है तो ऐसे केस में हम एंटीबायोटिक देते हैं और एंटीबायोटिक देके फिर उसके बाद 4 to 6 वीक के बाद अगर रिजॉल्व नहीं करता है तब FNAC कराते हैं। तो ये रहता है नोड का, अभी आगे भी देखेंगे। अगर हम बात करें सिस्टमिक मेट्स के, तो सिस्टमिक मेट्स अगर हमें जानना है, एम के बारे में जानना है, तो उसके लिए रहता है पेट सिटी। तो पेट सिटी जो रहता है वो ऑकल्ट या बल्कि डिजीज के लिए होता है। तो क्या क्या चीजें हमने देख लिया। अगर हमें कंफर्म करना है तो बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी कहाँ से लेते हैं, फ्लोर से वेज एज बायोप्सी करते हैं। फिर उसके बाद टी, अगर हमें जानना है टी ऑफ द डिजीज, तो टी में हम लोग MRI कराते हैं, उससे हमें डेप्थ पता चलता है और कॉर्पोरा इन्वॉल्व कराए कि नहीं। फिर अगर एन जानना है तो नोट जानना है तो CT स्कैन कराते हैं या अल्ट्रासाउंड और FNAC करा सकते हैं, और एम जानना है तो पेट CT कराते हैं। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। इसमें जो रहता है कि कई बार कैल्शियम बढ़ा रहता है और कैल्शियम जो बढ़ा रहता है वो बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो रहता है उसकी वजह से बढ़ा रहता है। ये सेम चीज RCC में भी होता है और पेशेंट का हम रूटीन CBC, RFT, LFT कराएंगे। अब बात करें TNM स्टेजिंग की, तो सबसे पहले जो रहता है TIS जो रहता है, और जब एरिथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूरेट होता है जो कार्सिनोमा इन सिटू है तो उसको TIS कैटेगरी में डालते हैं। फिर जो दूसरा रहता है वो होता है वेरेकस कार्सिनोमा। वेरेकस कार्सिनोमा भी नॉन इन्वेजिव होता है और वो TA ग्रुप में होता है, TA। फिर उसके बाद जो मेन जो ट्यूमर होता है, अगर हम बात करें इन्वेजिव में, तो सबसे पहले आता है T1A में सिर्फ सब एपिथेलियल टिश्यूज को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसको बोलते हैं T1A। अगर उसी सेम पेशेंट में अगर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है या डिजीज जो है हाई ग्रेड चला जाता है तो उसको बोलते हैं T1B। तो T1A और T1B में क्या होता है, T1A सब एपिथेलियल और T1B लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन और हाई ग्रेड। T2 की अगर हम बात करें तो T2 डिजीज में जो रहता है T2 और T3 में कॉर्पोरा इन्वॉल्व होता है। अब कौन सा कॉर्पोरा इन्वॉल्व होता है वो याद करना है। तो T2 में कॉर्पोरा स्पंजियोसा होता है और T3 में कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो इसमें वह C और इसमें CS। तो ऑलरेडी इसमें 2 C हैं तो इसको 3 मानते हैं, इसमें 1 C है तो इसको 2 मानते हैं। तो कॉर्पोरा स्पंजियोसा और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो उससे स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो दोनों डिजीज के केस में हो सकता है, वो T2 भी हो सकता है और T3 भी। T4 की बात करें तो वो एडजेसेंट ऑर्गन में इन्वेड हो जाता है और एडजेसेंट ऑर्गन में क्या रहता है, स्क्रोटम, प्रोस्टेट। तो ये सब एडजेसेंट ऑर्गन है। फिर अगर हम बात करें नोडल डिजीज का, तो सिंगल नोड है और मोबाइल है तो उसको बोलते हैं N1 डिजीज। फिर N2 डिजीज होता है मल्टीपल नोड है, एक साइड में मल्टीपल है या दोनों साइड है बायलेटरल नोड है और नोड को मोबाइल होना जरूरी है। तो T2 और N3 जो रहता है फिक्स्ड नोड है इंग्वाइनल के या पेल्विक नोड पॉजिटिव है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये जो रहता है नोडल स्टेजिंग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नोड पैल्पेबल है।
तो पैल्पेबल नोड को हम लोग N1, N2 और N3 की कैटेगरी में बांटते हैं। अगर सिंगल नोड है मोबाइल तो फिर हम उसका साइज देखते हैं। अगर साइज जो है यूजुअली अगर 4 सेंटीमीटर से कम रहता है तो ऐसे केस में हम जो है एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं, और एंटीबायोटिक का ट्रायल जो रहेंगे यूजुअली 4 to 6 वीक्स देते हैं। और अगर पेशेंट उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं करता है तो फिर FNAC करते हैं, और FNAC जो रहता है अगर पॉजिटिव आता है तो उस साइड का हम कंप्लीट ILND करेंगे। बट अगर इसके बाद अगर FNAC नेगेटिव आया, सपोज FNAC जो है नेगेटिव आया और जो है नोड फिर भी जो है बना हुआ है, परसिस्टेंट है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना रहता है, परसिस्टेंट नोड है और पॉजिटिव आया तो ऐसे केस में हमें एक्सप्लोर करना रहता है। एक्सप्लोर करके पहला तो ऑप्शन एक्सप्लोरेशन, और एक्सप्लोर करके हम इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहता है सिंगल मोबाइल लिम्फ नोड के केस के बारे में। अगर हम बात करें अगर पेशेंट को मल्टीपल मोबाइल लिम्फ नोड है, तो मल्टीपल मोबाइल लिम्फ नोड है तो हम स्ट्रेट वे FNAC करते हैं, और FNAC अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग जो है अगर FNAC पॉजिटिव आता है तो हम लोग जो है ILND करेंगे, कंप्लीट ILND, और साथ में जो रहता है पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कि किस कैटेगरी का है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है। बट अगर ये जो FNAC नेगेटिव आया और मल्टीपल नोड है तो भी हमें ILND करना रहता है, सिर्फ ILND, क्योंकि अगर मल्टीपल नोड्स हैं और मल्टीपल पैल्पेबल नोड्स हैं तो ऐसे केस में हमें ILND तो करना ही करना है। अगर मल्टीपल नोड्स है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ILND करना ही करना है। बट अगर FNAC पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करना रहता है। अगर नोड्स क्या है, बल्की हैं। बल्की नोड्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे नोड्स होते हैं बड़े बड़े, मोर देन 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे केस में हमें पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करना रहता है। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें बल्की नोड्स हैं, फिक्स्ड है या, तो ऐसे केस में जो रहता है बल्की नोड्स होते हैं तो N2 डिजीज होता है, और अगर इसमें बल्की नोड्स हैं, बहुत सारे बल्की का मतलब हो गया बड़े बड़े नोड्स हैं, या जो नोड्स है फिक्स्ड नोड्स हैं, या मैटेड भी बोलते हैं, मैटेड नोड्स हैं, तो ये जो डिजीज रहेगी ऐसे में हम जो है उसका लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पेशेंट को सबसे पहले जो रहेगा हमें नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी होती है। और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के लिए जो हम यूज करते हैं, कौन सी दवा यूज करते हैं, टिप। आगे डिस्कस करेंगे टिप क्या होता है, अभी बस के लिए टिप। तो पेनिस का टिप के लिए टिप यूज करते हैं। तो अब ये जो रहता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बल्की है, मैटेड है या फिक्स्ड है। तो बल्की होगा तो वो N2 डिजीज भी हो सकता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। और फिक्स्ड या मैटेड है तो फिर हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। अगर उसने रिस्पॉन्ड किया तो फिर हम ILND करेंगे कंप्लीट, और अगर लगा तो पेल्विक लिम्फ नोड भी करना चाहिए। फिर अगर नॉन रिस्पॉन्डर है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ऐसे केस में हमें सैल्वेज थेरेपी करना रहता है। तो अगर हम बात करें पेल्विक लिम्फ नोड कब करना है, तो पहला बात के बल्की नोड मोर देन 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा रहता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड, अगर कैप्सूल के बाहर स्प्रेड हो जा रहा है तो उसमें भी हम करते हैं। और तीसरा करते हैं अगर मोर देन 2 जो है पॉजिटिव जो अगर नोड आ गया तो भी हम लोग जो रहता है इंग्वानल लिम्फ नोड करते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाए जो अगर नोड पॉजिटिव नहीं है और डिजीज जो है लोकलाइज है, T स्टेज है, तो सिर्फ ऐसे केस में फिर हमें जो रहता है डिसाइड करने के लिए कि हमें लिम्फ नोड डिसेक्शन करना है कि नहीं, उसके लिए हमें रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम बात करें तो बेसिकली जो रहता है 3 रिस्क ग्रुप में बांटते हैं, लो, इंटरमीडिएट और हाई। तो हमने ऊपर देखा था कि T1 जो B है उसमें जो रहता है सब एपिथेलियल के साथ साथ लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन या हाई ग्रेड होता है। तो जो T1B, सबसे पहले हम बात करें लो, इंटरमीडिएट और हाई, तो T1A लो कौन सा रहेगा, G1 रहेगा। फिर इंटरमीडिएट जो रहेगा G2 रहेगा, और हाई G3 रहता है। तो ये जो रहता है ग्रेड के बेसिस पे हो गया। फिर अगर हम बात करें लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, तो जब लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन पॉजिटिव होता है तो इंटरमीडिएट ग्रुप रहता है या हाई ग्रुप रहता है, जबकि लो रिस्क ग्रुप में लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन नेगेटिव होना चाहिए।
फिर अगर हम स्टेजिंग की बात करें तो स्टेजिंग में हमें क्या देखना है, स्टेजिंग में 3 चीजें देखना है कि T1A है तो लो रहेगा, T1B है तो इंटरमीडिएट और हाई जो रहेगा T2। तो ऊपर हमने यहाँ पे देखा T1A है तो ये लो रिस्क ग्रुप रहता है, रिस्क ग्रुप इसका लो रहेगा। फिर T1B रहेगा तो ये इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप का रहता है, इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप। और T2 रहेगा और इसके बियॉन्ड तो हाई रिस्क ग्रुप रहता है। और इसमें हमें ग्रेड भी देखना रहता है, अगर ग्रेड जो हाई ग्रेड का रहेगा तो फिर हमारा जो रिस्क ग्रुप है वो बढ़ जाता है। तो ग्रेड भी जो रहता है G1, G2 और G3 के बेसिस पे रहता है। तो हमने क्यों डिसाइड ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर डिजीज लोकलाइज्ड है, नोड जो है नेगेटिव आ रहे हैं, क्लिनिकली नोड नेगेटिव है, तो ऐसे में हमें देखना रहता है कि ऑकल्ट लिम्फ नोड रेट कितना है। तो अगर लो रिस्क ग्रुप है तो लेस देन 5% रहता है लिम्फ नोड का, तो ऐसे में हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर मन में डाउट है तो हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें, जब इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप होता है तो ऐसे केस में हमें 25% चांस रहता है लिम्फ नोड जो रहता है उसमें पॉजिटिव आने का या लिम्फ नोड में फैलने का। तो ऐसे केस में हमें जो रहता है आइदर हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं, डायनेमिक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, या अर्ली ILND कर सकते हैं। तो ILND का इंडिकेशन इंटरमीडिएट और हाई रिस्क ग्रुप के बाद ही होता है। हाई रिस्क ग्रुप में तो हमें दोनों तरफ ILND करना रहता है और साथ में अगर पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करना रहता है और जरूरत पड़ी तो नियो एडजुवेंट। तो ये कैसे करते हैं पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन डिसाइड कि अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा नोड है तो पेल्विक लिम्फ नोड करते हैं। अगर 2 या उससे ज्यादा लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गए इंग्वाइनल तो ऐसे केस में भी हम लोग जो है पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। और जो तीसरा बेसिकली अगर हम बात करें तो पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन तब करेंगे जब एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड रहता है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड में भी हम लोग पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। और इमेजिंग पे अगर जैसे CT स्कैन कराया, MRI कराया या PET कराया और उस पे जो है पेल्विक लिम्फ नोड बड़े बड़े आ रहे हैं तो ऐसे केस में भी हम पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप में पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन कब करेंगे, ये 4 जो रहता है वो करते हैं। और यूजुअली जब करते हैं तो हम लोग पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन पहले इप्सी लेटरल पेल्विक लिम्फ नोड करते हैं, दोनों साइड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही मॉर्बिड डिजीज होती है। जबकि अगर हम ILND कर रहे हैं तो बाईलेटरल ILND करते हैं अगर हाई रिस्क डिजीज रहता है। जबकि इंटरमीडिएट में जो रहता है पहले हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी से भी काम चला सकते हैं या एक साइड का अर्ली ILND करते हैं। तो अब बात करते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की अगर हम बात करें तो उसमें जो रहता है बेसिकली सर्जरी की एक रात पहले हम लोग जो रहता है टेक्नीशियम 99 का इंजेक्शन दे देते हैं अराउंड द लीजन। फिर जो रहता है दूसरा जो रहता है टेक्निक, उसमें हम लोग 30 मिनट पहले इंसिजन के हम लोग आइजोसल्फन ब्लू डाई जो रहता है वो दे सकते हैं। तो पहला जो रहता है उसमें हम लोग टेक्नीशियम 99 का कोलॉइड दे सकते हैं और दूसरा जो रहता है आइजोसल्फन ब्लू डाई का यूज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे हमने टेक्नीशियम 99 कोलॉइड स्कैन दिया है तो इससे हम लोग बेसिकली गामा कैमरा यूज कर सकते हैं, गामा कैमरा यूज करेंगे और इंटरऑपरेटिवली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो और ये जो रहता है इसमें बेसिकली हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड का मतलब क्या होता है, सेंटिनल मतलब जो रहता है पहला जो लिम्फ नोड रहता है उसमें कैंसर जाता है क्योंकि इसमें स्किप मेटास्टेसिस बहुत कम चांसेस होता है होने का। तो ऐसे में जो रहता है हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड को फिर फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। और अगर सेंटिनल लिम्फ नोड जो है अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बेसिस पे हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं कि ILND करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैसे बताया था EAU ने टेक्नीशियम 99 जो रहता है वो अराउंड द लीजन जो रहता है वो करते हैं। फिर दूसरा जो रहता है आइजोसल्फन ब्लू जो रहता है वो देते हैं। फिर उसके बाद हम जो है अगर हम बात करें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% होता है, हाईली सेंसिटिव होता है 95% केसेस में और स्पेसिफिक जो रहता है 90% में। अगर हम बात करें सबसे पहले इसको शुरू किया था टेक्निक को वो थे कबाना ने शुरू किया था और शुरू किया था 1977 में। और उस समय जो था जो कैमरा होता था वो बेसिकली अगर हम बात करें तो गामा प्रोब वाला नहीं होता था, मॉडर्न इमेजिंग नहीं होती थी। तो उन्होंने बेसिकली जो किया था लिम्फ एंजियोग्राफिक स्टडीज पे किया था कबाना ने। तो इसीलिए
लिम्फ एंजियोग्राफिक स्टडीज पे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी किया था। और उसके बाद ये जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी रहता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है इन केस ऑफ नोड नेगेटिव डिजीज है इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में। इंटरमीडिएट जो रिस्क ग्रुप है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इससे क्या होता है कि हम अननेसेसरी जो मॉर्बिडिटी है वो कम कर सकते हैं। फिर अब बात करें प्राइमरी लीजन की, तो हमने डिस्कस किया कि जो रहता है डिजीज अगर हो रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर सिर्फ डिजीज लोकलाइज्ड है, प्राइमरी लीजन है, अगर CIS है, CIS मतलब कार्सिनोमा इन सीटू और उसको TIS भी बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग टॉपिकल 5-फ्लोरोयूरेसिल जो रहता है वो यूज कर सकते हैं या इमिक्यूमॉड। तो CIS के केस में टॉपिकल 5-फ्लोरोयूरेसिल और इमिक्यूमॉड ये जो दो ड्रग है यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इसका होता है लेजर या फोटो डायनेमिक थेरेपी, ये भी कर सकते हैं, बट जो प्रिफर्ड रहता है वो टॉपिकल 5-फ्लोरोयूरेसिल और यूमिक्यूमॉड। अब डिजीज जो है T1A है या TA है और लो ग्रेड डिजीज है, मतलब कि लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन नहीं है, तो ऐसे केस में हमें जो रहता है वाइड लोकल एक्सीजन करना रहता है और जो मार्जिन है कम से कम 5 mm होना चाहिए। तो मिनिमम मार्जिन 5 mm का होना चाहिए और वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं। तो वो मिनिमम 5 mm की मार्जिन किसमें हमें पता करते हैं, कैसे, फ्रोजन सेक्शन के थ्रू। अल्टरनेटिव क्या होता है, अगर प्रीप्यूस में है तो हम सर्कमसीजन कर सकते हैं, लेजर भी कर सकते हैं और ब्रैकी थेरेपी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेडियोथेरेपी जो है उसका रोल है। तो रेडियोथेरेपी जो बेसिकली कहाँ तक हम दे रहे हैं, T1A लो ग्रेड डिजीज, ऐसे में हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। T1B की बात करें तो इसमें लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन पॉजिटिव आ जाता है डिजीज में, तो ऐसे में हमें पार्शियल पेनेक्टमी करना पड़ता है और मार्जिन कम से कम 1 mm 10 mm जबकि 1 सेंटीमीटर होता है उतना रखना पड़ता है। अगर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड डिजीज है, T1B है, तो ऐसे में हम ग्लैंसेक्टमी भी कर सकते हैं, बट पार्शियल पेनेक्टमी आइडियल रहता है। फिर T2 और बियॉन्ड अगर हम बात करें, T2 के बियॉन्ड है तो ऐसे में हमें पेनेक्टमी करना रहता है, आइदर पार्शियल या टोटल, और अगर टोटल कर रहे हैं तो उसके साथ हमें पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी करना रहता है। अगर पेशेंट जो है सर्जरी कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो ऐसे केस में हम रेडियोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं। बट T2 से T4 डिजीज में जैसा हमने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट है वही डिसाइड करता है। अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो मॉर्टेलिटी कम होती है, तो अनफिट पेशेंट में हम ब्रैकीथेरेपी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोकली एडवांस डिजीज है, लोकली एडवांस का मतलब है नोड पॉजिटिव डिजीज है, तो ऐसे केस में हम ऊपर जो नोड का था उस तरीके से देखेंगे और उसमें अगर बहुत ही बड़े बल्कि मैटेड नोड्स हैं, फिक्स्ड है, तो हम नियो एडजुवेंट थेरेपी ट्राई करते हैं और उसमें बेसिकली क्या यूज करते हैं, पेनिसिलिन टिप, और उसके बाद फिर सर्जरी प्लान करते हैं। अगर डिजीज एकदम ही मेटास्टेसाइज हो गई है तो हम पैलिएटिव थेरेपी के लिए जाते हैं, उसमें हम लोग कीमो या रेडिएशन यूज कर सकते हैं। तो रेडिएशन का रोल अर्ली डिजीज में भी है। अर्ली डिजीज में लोग, अगर हम रेडियोथेरेपी की बात करें CA पेनिस में, तो लो ग्रेड डिजीज है, अगर T1A है या TA है तो ऐसे में हम रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो CIS होता है उसमें हम लोग रेडियोथेरेपी नहीं यूज करते हैं। फिर T1B में हम लोग ग्लैंसेक्टमी यूज कर सकते हैं अगर लिमिटेड डिजीज है। फिर हम जो लेजर की बात करें थे, तो लेजर के ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो हमारे पास 3 लेजर होते हैं। पहला होता है ND याग लेजर, दूसरा होता है KTP लेजर और तीसरा होता है CO2 लेजर। इसमें जो सबसे अच्छा होता है वो होता है CO2 लेजर, क्योंकि उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 0.1 mm तक होती है। बाकी अगर हम KTP की बात करें तो उसमें 4 mm की होती है, जबकि ND याग में 6 mm की होती है। ये बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ओवरऑल तीनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें लो ग्रेड, तो लो ग्रेड डिजीज रहता है तो उसमें मार्जिन 5 mm से हो जाता है, जबकि अगर हाई ग्रेड डिजीज है तो 10 mm की मार्जिन होनी चाहिए। अब इंग्वानल लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड जो रहता है उसका इन्वॉल्वमेंट जो रहता है मोस्ट क्रिटिकल होता है सर्वाइवल के लिए। और हमने पढ़ा कि ऑकल्ट नोड मेटास्टेसिस के चांसेस कितने होते हैं, अगर नोड नेगेटिव डिजीज है तो ऑलमोस्ट 25 से 30%। हमने ऊपर जो था इसी के बेसिस पे रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया था कि अगर लो रिस्क है उसमें लेस देन 5% रहता है, इंटरमीडिएट तो 25% और हाई रिस्क के केस में 50%। तो 5%, 25% और 50%, तो इस तरीके से नोड्स के जो रहते हैं मेटास्टेसिस के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम डिले करेंगे डिसेक्शन में तो क्या होगा, बीमारी जो रहती है प्रोग्रेस कर जाती है और फिर पेशेंट का सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जो रहता है अर्ली इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अर्ली इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम या तो इनिशियल सर्जरी जो कर रहे हैं प्राइमरी उसके साथ करें या 6 वीक के अंदर कर देना होता है।
तो यूजुअली इससे होता क्या, मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। इसलिए 6 वीक के अंदर करना रहता है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना रहता है। तो इससे होता क्या है, पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ जाता है। सर्वाइवल कितना बढ़ता है, पहले जो सर्वाइवल 50% था वो बढ़कर 80% से भी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सीए पेनिस के केस में, वो होता है रिएक्टिव नोड्स। तो सीए पेनिस में रिएक्टिव नोड्स काफ़ी कॉमन होते हैं, और ऐसे केस में जो रहता है हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। आइदर हम एफएनएसी करा सकते हैं अगर हमें हाईली मैलिग्नेंट लग रहा है, या हम लोग एंटीबायोटिक्स दे करके उसके बाद एफएनएसी करा सकते हैं। तो 6 वीक्स जो रहता है एंटीबायोटिक देने के बाद एफएनएसी करा देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड मैनेजमेंट है वो एक जो लीथल बीमारी थी उसको क्यूरेबल डिजीज में चेंज कर देता है। अब इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन जो रहता है कैसे मॉडिफाई किया, जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले रेडिकल इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन शुरू हुआ था। उसमें हम लोग जो था सुपरफिशियल और डीप नोड्स दोनों को हटा दे रहे थे। सुपरफिशियल जो नोड्स होते थे वो अबव द फेशियल लाटा होते थे, जबकि डीप नोड्स बिलो द फेशियल लाटा होते हैं। अब इसका इंडिकेशन जो रहता है कम हो गया है बिकॉज ऑफ हाई मॉर्बिडिटी, और सिलेक्टेड केसेस में करते हैं जब नोड्स काफ़ी पैल्पेबल रहते हैं या एफएनएसी पॉजिटिव आता है तब करते हैं। अगर नोड नेगेटिव रहता है तो ऐसे केसेस में हम लोग जो रहता है नोड नेगेटिव रहता है और हाई रिस्क डिजीज है तो हम मॉडिफाइड आईएलएनडी करते हैं। मॉडिफाइड आईएलएनडी को कैटालोना भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो सुपरफिशियल नोड्स होते हैं उनको जो फेशियल लाटा के ऊपर होता है सिर्फ उनको ही रिमूव करते हैं, और साथ में जो सेफिनस वेन होता है पैरों की सूजन ना हो इसलिए उसको भी प्रिजर्व करते हैं। तो इससे जो रहता है मॉर्बिडिटी कम हो जाता है और स्टेजिंग भी पता चल जाती है। ये बेसिकली जो रहता है क्लिनिकली नोड नेगेटिव हाई रिस्क केसेस में करते हैं। तो इसको मॉडिफाइड करने से पहले जो था एक और होता है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन। उसमें हम लोग जो था सेफनेस वेन को प्रिजर्व नहीं करते थे, और उसमें बेसिकली जो रहता है फेशियल लाटा के ऊपर जितनी भी नोट्स होती हैं उसको निकाल देते हैं। इसको हम लोग इनिशियल स्टेजिंग में यूज करते थे। फिर अब अगला जो लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है इलियो इंग्वाइनल, इसमें हम लोग पेल्विक नोड्स जो रहते हैं बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक साथ में ऑब्ट्यूरेटर उनको रिमूव कर देते हैं। और इसका इंडिकेशन तब होता है जब अगर 2 या उससे ज्यादा इंग्वाइनल नोड्स पॉजिटिव आ रहे हैं या एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन आईएलएनडी के साथ जो रहता है पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन कर रहे हैं। और ये बेसिकली करते हैं जब डिजीज N2 N3 होती है तो ऐसे केसेस में हमें करना रहता है, या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड पॉजिटिव है। फिर अब जो रहता है रिसेंट अगर हम बात करें तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है या लैप्रोस्कोपिक, जिसको बोलते हैं व्हील, और रोबोट से करते हैं तो उसको रवील बोलते हैं। तो ये जो रहता है मिनिमल इन्वेजिव डिसेक्शन होता है। ये बेसिकली हम लोग नोड नेगेटिव डिजीज या लो बल्क वाली डिजीज रहती है उसके लिए करते हैं, और क्योंकि इसमें मॉर्बिडिटी बहुत ही कम होती है। यूजुअली जो रहता है वुंड के कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम लोग यूजुअली 4 to 6 वीक्स बाद जो रहता है लिम्फ नोड डिसेक्शन प्रेफर करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें जो सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो सुपीरियर जो रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट रहता है, फिर उसके बाद मीडियल एडक्टर लॉन्गस मसल आती है, और लेटरल रहता है सार्टोरियस। इसके बीच में जो नोड्स होते हैं वो जो रहते हैं ड्रेसलर्स ग्रुप कहलाते हैं, और अबव द फेशियल लाटा जो रहते हैं सुपरफिशियल, और बिलो द फेशियल लाटा जो रहते हैं डीप कहलाते हैं। फिर एक नोड होता है क्लॉकेट नोड, वो जो रहता है इंपॉर्टेंट होता है, वो डीप नोड का लैंडमार्क होता है, और ये जो नोड होता है स्पेशली मीडियल टू फिमोरल वेन रहता है। हमें जो रहता है मॉडिफाइड कैटालोना में जो हम सेफनेस वेन प्रिजर्व कर रहे थे बेसिकली लिम्फेडिमा को कम करने के लिए, और मसल्स की सार्टोरियस जो ये लेटरल बाउंड्री है उसको यूज कर सकते हैं टू कवर द फिमोरल वेसल पोस्ट डिसेक्शन। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें जो है प्यूबिक ट्यूबरकल है, और ये ASIS है, यहाँ से यहाँ तक होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके 2 सेंटीमीटर नीचे हम लोग ये जो रहता है यहाँ से, और एक इंसिजन लेते हैं, लेजी एस टाइप का इंसिजन लेते हैं। लेजी एस से एक्सपोज कर देंगे तो ये हमें दिख रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट, और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट दिख रहा है। फिर ये रहता है फिमोरल वेन, ये फिमोरल वेन के बगल में है फिमोरल आर्टरी। इस तरीके से हमें फिमोरल वेन फिमोरल आर्टरी दिख रही है। फिमोरल वेन जब नीचे जाती है तो उसमें जो रहता है एक बाइफर्केशन मिलता है, और वो होता है ग्रेट सेफिनस वेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमें प्रिजर्व करना रहता है। तो इंसिजन अगर हम बात करें मॉडिफाइड वाले में, सबसे पहले प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस से हम 8 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, और 8 सेंटीमीटर इधर जाते हैं, दोनों साइड 8 सेंटीमीटर गए, और फिर उसके बाद उन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं।
तो जब उन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो इधर से 6 सेंटीमीटर होगा और इधर से 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर ये जो रहता है, इसमें सुपरफिशियल जो नोड्स हैं पूरे सेंटिनल नोड्स आ जाते हैं। और जो पहले रेडिकल करते थे उसमें बेसिकली क्या था, AS-IS से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाते हैं, AS-IS से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक। और प्यूबिक AS-IS से हम लोग कितना नीचे जाते हैं, 20 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, जबकि प्यूबिक ट्यूबरकल से हम लोग 15 सेंटीमीटर जाते हैं। फिर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो नीचे जो रहता है 10 सेंटीमीटर रहता है और ऊपर जो रहता है 12 सेंटीमीटर रहता है। तो ये बाउंड्रीज होती हैं। अब रोबोटिक में क्या होता है, रोबोटिक में हम लोग जो रहता है सेम रोबोटिक, पहले हम एंडोस्कोपिक बात करें तो एंडोस्कोपिक में एक कैमरा जो रहता है, यहाँ पे हम लोग कैमरा पोर्ट बनाते हैं। कैमरा पोर्ट रहता है, उसके बगल में हम लोग जो रहता है एक 10 mm पोर्ट बनाएंगे ये वाला, और एक इधर 5 mm पोर्ट बनाएंगे। बाकी जो बाउंड्रीज रहती हैं वो सेम रहेंगी। प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके AS-IS तक रहेगा, ये जो रहेगा 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ये ऊपर जो रहता है ये 12 सेंटीमीटर रहता है और ये 10 to 11 सेंटीमीटर ये रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये रहता है एक्सटर्नल जो वेन रहती है वो नीचे जाके फिमोरल वेन बनाती है, और फिमोरल वेन से हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो एक ब्रांच जो रहती है वो रहती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। फिर जो दूसरी रहती है वो रहती है लेटरल एसेसरी वेन। तो लेटरल एसेसरी वेन रहती है और नीचे जो ये वेन कंटिन्यू करती है वो होती है सेफिनस वेन, और एक ऊपर होती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है इसको एस्मिल प्रोसीजर भी बोलते हैं, एस्मिल प्रोसीजर। और इस्मिल प्रोसीजर जो होता है एंडोस्कोपिक सबक्यूटेनियस मॉडिफाइड इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन, इसको इस्मिल बोलते हैं। इसको इयान थॉमसन ने दिया था 2002 में, इयान थॉमसन ने। इसमें बेसिकली हम एक कैमरा पोर्ट यूज कर रहे हैं, एक 10 mm एक 5 mm। फिर इसी को हम रोबोट जिसको बोलते हैं रवील, अगर रवील टेक्निक की बात करें तो अगर हम रवील की बात करें तो इसमें हम 2 5 mm पोर्ट यूज कर रहे हैं और 2 10 या 12 mm पोर्ट यूज कर रहे हैं, बाकी सारे प्रोसीजर सेम होते हैं। तो बस मेन इसमें जो ये डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो जो हम सेफिनो-फीमोरल जंक्शन देख रहे थे तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम एक चेहरा इमेजिन कर सकते हैं, यह हंसता हुआ चेहरा। इस चेहरे की ये 2 ऊपर ऐसे एंटीना निकला हुआ है। तो जो ये वाला एंटीना ये पेट की तरफ जा रही है तो इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। ये रहता है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। फिर इसके ये 2 हाथ है, ये 2 हाथ है। तो 2 हाथ है, ये जा रहा है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल और ये है लेटरल एक्सेसरी सेफिनस। फिर ये इसके 2 पैर हैं जिसमें से एक पैर जो है मोटा है और दूसरा पैर पतला है। तो जो मोटा पैर है वो है ग्रेट सेफिनस वेन, इसको बचाना होता है, और जो पतला वाला पैर है वो मीडियल एसेसरी सेफिनस वेन। तो ये रहता है ये लेटरल एसेसरी सेफिनस, ये मीडियल एसेसरी सेफिनस। तो इस साइड का हाथ जो रहता है वो लेटरल एसेसरी रहता है और उस साइड का जो पैर रहता है वो मीडियल एसेसरी रहता है, क्योंकि लेटरल है और ये मीडियल है। फिर जो इस साइड वाला जो हाथ रहेगा वो एक्सटर्नल पुडेंडल रहेगा और ये पैर जो रहता है मोटा सा ये ग्रेट सेफिनस वेन रहेगा। अब 2 एंटीना जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक और सुपरफिशियल इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। तो इसमें हम देख सकते हैं इस तरीके से कान दिख रहा है और यहाँ पे ये हाथ है और ये पैर है। फिर आगे हम बात करते हैं पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन के बारे में। तो पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन में डिस्कस किया था, कब करते हैं, जब 4 सेंटीमीटर से बड़ा नोड रहता है तब करते हैं। जब मोर देन 2 इंग्वाइनल लिम्फ नोड पॉजिटिव आते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन होता है या रेडियोलॉजिकली इनलार्ज पेल्विक लिम्फ नोड है तो करते हैं। इसमें बेसिकली जो लिम्फ नोड निकालते हैं वो एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और ऑब्ट्यूरेटर निकालते हैं। हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी की बात कर रहे थे। अगर बल्कि या फिक्स्ड नोड्स होते हैं तो ऐसे केस में हमें टिप देना पड़ता है, और टिप क्या रहता है, टी फॉर टैक्सल तो पैक्लीटैक्सल, और आई फॉर आई फॉस्फोमाइड और पी फॉर प्लेटिन दैट इज सिस प्लेटिन। तो ये करते हैं। अब बात करें एडजुवेंट थेरेपी की, हमने तो न्यू एडजुवेंट की बात कर ली। तो एडजुवेंट थेरेपी कब देते हैं, अगर हमने सर्जरी किया और उसमें एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड है या 2 या उससे ज़्यादा लिम्फ नोड पॉजिटिव है, तो ऐसे में हमें एडजुवेंट देना रहता है। और एडजुवेंट थेरेपी भी सिस्प्लेटिन पे बेस्ड रहती है, उसके साथ हम देते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो 5-फ्लोरोयूरेसिल देते हैं।
फिर जो हम रेडियोथेरेपी डिस्कस कर रहे थे कि रेडियोथेरेपी कब देते हैं, जो पेशेंट अनफिट रहता है सर्जरी के लिए या पैलिएशन के केस में भी दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग 60 गायराई हमें याद रखना है, 60 गायराई जो रहता है देते हैं आइदर EBRT या ब्रैकीथेरेपी के फॉर्म में। और पैलिएटिव थेरेपी जो रहता है मेटास्टैटिक डिजीज में देते हैं, उसमें हम आइदर टिप दे सकते हैं या 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ सिस्प्लेटिन, इन दोनों में से कोई भी कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन के? पहला होता है फ्लैप नेक्रोसिस। फ्लैप नेक्रोसिस में होता क्या यूजुअली जो रहता है, अगर हम बात करें तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं? उसको सबसे पहला हमें सेफनस वेन को प्रिजर्व करना रहता है। तो फ्लैप नेक्रोसिस बचाना है तो सेफनस वेन को, और दूसरा लिम्फेडिमा को भी बचाता है। दूसरा हमें स्कारपा फेशिया जो रहता है उसको थिक छोड़ना रहता है, थिक फ्लैप लेंगे तो फ्लैप नेक्रोसिस नहीं होगा। फिर लिम्फेडिमा को बचाने के लिए हमें जो रहता है, पहला तो सेफनस वेन को प्रिजर्व करेंगे, दूसरा कंप्रेशर ड्रेसिंग देंगे, अच्छे से प्रेशर ड्रेसिंग लगाएंगे और क्लोज्ड ड्रेन सिस्टम यूज करेंगे। फिर तीसरा जो रहेगा इन्फेक्शन के लिए तो हमेशा एंटीबायोटिक्स रहता है। फीमोरल वेसल का इरोजन जो रहता है मोस्ट कॉमनली जो रहता है, इसकी वजह से ही ब्लीडिंग होती है और पेशेंट डेड होता है, तो हम सार्टोरियस फ्लैप यूज करते हैं। और इन केस अगर ब्लो आउट हो गया है तब हम स्टेंट यूज करेंगे। लिम्फोसील के केस में जो रहता है हम सक्शन ड्रेन यूज करते हैं और डिलेड क्लोजर करते हैं। तो अगर हम सक्शन ड्रेन यूज कर रहे हैं तो लिम्फोसील को प्रिवेंट कर सकते हैं, या डिलेड क्लोजर कर रहे हैं तो लिम्फोसील को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस की। तो अगर क्लिनिकली नोड नेगेटिव डिजीज है तो ऐसे में जो सर्वाइवल रहता है 85% से भी ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें अगर नोड पॉजिटिव डिजीज है, अगर N1 या N2 है, तो ऐसे केस में सर्वाइवल ऑलमोस्ट 60 to 80% ही रहता है, फिर भी अच्छा होता है। और जब N3 में जब पेल्विक लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट रहता है या फिक्स रहता है तो 20% से भी कम चांस होता है सर्वाइव करने का। और अगर लिम्फ नोड है और उसको ट्रीट नहीं किया तब तो मरना ही है, लेस देन 5% इंडेक्स। अब कुछ बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स का। अभी तक नोड जो था बहुत इंपॉर्टेंट होता था, कुछ अदर्स फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग लेते हैं और सारे फैक्टर को मिला के एक जो बनाते हैं उसको बोलते हैं फिकारा। फिकारा जो था वो उसको बहुत फिक्र थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि दूसरों के जो फिक्र है उसको कम करने के लिए उसने एक फिकारा ग्रुप बनाया। और फिकारा जो रहता है बेसिकली वो देखता है कि ट्यूमर की थिकनेस कितनी है। तो ट्यूमर का थिकनेस, अगर ट्यूमर ज्यादा थिक होगा तो ज्यादा खतरनाक होगा। कोई ऐसा नया चीज नहीं है, बट स्टाइलिश तरीके से बताया। दूसरा लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन जो हम देखते आ रहे थे, तो ये जो रहता है टी स्टेजिंग में हम देख रहे थे लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, तो T1B में लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन आ रहा था। फिर ग्रेड क्या है डिजीज का, तो हम देख रहे थे G1, G2, G3 और G4, तो ये ग्रेडिंग था। फिर कॉर्पोरा या यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट, तो ये देख रहे थे कॉर्पोरा यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो रहा था तो आइदर T2 या T3 डिजीज हो जा रहा था। और पैल्पेबल लिम्फ नोड डिजीज है तो ये N1, N2, N3, तो ये जो सब है ये रहता है, हर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एक इंडिपेंडेंट होता है और ये फिकारा ने बताया था। अब बात करते हैं फॉलोअप कैसे करते हैं। तो हमने अगर बात करें, जो पहला तो एक होगा कि सिर्फ टी डिजीज है, लोकलाइज टू टी डिजीज, तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, लो कैटेगरी, इंटरमीडिएट और हाई। तो इंटरमीडिएट और हाई का एक अलग होता है और लो का अलग रहता है। और दूसरा रहता है अगर हमने लिम्फ नोड में के बाद आइलैंडिंग कर दिया उसके बाद कैसे करेंगे, तो हमें कैसे करना है फॉलोअप। यूजुअली अगर लो ग्रेड रहता है तो हम लोग जो रहता है हर कैंसर की तरह पहले 3 महीने पे बुलाएंगे, और बट बुलाते कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। उसके बाद उसका ड्यूरेशन 6 महीने पे कर देते हैं अगले 3 साल के लिए, और उसके बाद ईयरली बुलाते रहेंगे। तो मेन चीज करना क्या था, बुलाते क्यों है? हम लोग लो ग्रेड डिजीज रहता है फिजिकल एग्जाम करते हैं बस। बट अगर इंटरमीडिएट और हाई रिस्क है तो उसमें भी 3 महीने पे ही बुलाते हैं, बट 3 साल के लिए बुलाते हैं। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 साल के लिए बुलाते हैं, ये ड्यूरेशन बढ़ा के हम 3 साल कर दिए। फिर जो रहता है 6 मंथ पे बुलाते हैं अगले 2 साल के लिए। तो जो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इनिशियली जो रहता है हम लोग बुलाते हैं टोटल 5 ईयर्स के लिए बुलाते हैं, और लो रिस्क में हम बुलाते हैं 2+3 में, और जबकि इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में 3+2। तो 2+3 का मतलब वो है कि इनिशियली 2 साल के लिए 3 महीने पे बुलाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट हाई रिस्क में तो 3 साल के लिए 3 महीने पे बुलाते हैं। और इंटरमीडिएट हाई रिस्क रहता है तो सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से काम नहीं चलता है, हमें सीटी भी कराना रहता है, सीटी एब्डोमेन और पेल्विस भी कराते हैं। अगर हमने आइलैंडी कराया है तो आइलैंडी के केस में हम लोग जो रहता है जो ग्रोइन रीजन है उसका भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, या सिटी अगर नहीं है तो सिटी कराना चाहिए। और ऐसे केस में हमें यूजुअली 6 महीने पे सिटी कराते हैं फॉर आइलैंडी, और यूजुअली ये 2 साल तक करते हैं। तो अगर हम बात करें कि
करंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं, तो अगर हम बात करें कि EAU के अकॉर्डिंग हमें जो T1B डिजीज़ है, अगर T1B डिजीज़ है तो ऐसे केस में अर्ली ILND करना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वे हाई रिस्क में आ गया है। फिर अगर नोड नेगेटिव है तो ऐसे केस में हम सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिडिटी को कम करना है तो व्हील रवील कर सकते हैं। ये चीज़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। फिर अब NCCN की बात करें तो NCCN बोलता है कि अगर बल्कि या फिक्स नोड है तो हमें टिप देना चाहिए पेशेंट को, और हाई रिस्क ग्रुप में बायलेटरल लिम्फ नोड डिसेक्शन करना चाहिए। AUA के अकॉर्डिंग जो रहता है, अगर हम बात करें तो अगर T1B डिजीज है तो वो सेम जैसे AUA कहता है, EAU यूरोपियन वाले कहते थे कि लिम्फ नोड निकालो T1B से ऊपर, तो ये कहते हैं कि लिम्फ नोड के अलावा हम डायनेमिक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो इन लोगों का मानना है कि मॉर्बिडिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डायनेमिक सेंटिनल लिम्फ नोड जो बायोप्सी होता है उसके ये भी कर सकते हैं। फिर अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो व्हील रवील को भी एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मान लिया गया है। तो मेन पॉइंट्स जो रहता है हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, लिम्फ नोड स्टेटस। जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो होता है ग्लांस पेनिस, ऑलमोस्ट 48%। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर होता है वो बक्स फेशिया। ड्रेनेज क्या होता है, यूजुअली बायलेटरल होता है, और कैसे होता है, सुपरफिशियल से डीप, डीप से पेल्विक। ये फर्स्ट सील ऑन रहता है, सेकंड, ये थर्ड। ऑकल्ट मेटास्टेसिस अगर क्लिनिकली नोट नेगेटिव डिजीज है तो 30%, 25 से 30%। अगर इंडिविजुअल बात करें, अगर लो रिस्क डिजीज रहता है तो लेस देन 5%। अगर इंटरमीडिएट रिस्क रहता है तो ऑलमोस्ट 25%, और हाई रिस्क रहता है तो ऑलमोस्ट 50% जो रहता है रिस्क रहता है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो रहता है बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्नीशियम 99 पहले यूज करते हैं, फिर आइसोसल्फन ब्लू, ये दोनों साथ में यूज करते हैं, और इससे सेंसिटिविटी 95% तक बढ़ जाती है। अगर इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन की बात करें तो पेनेक्टमी के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद हम करते हैं। कीमोथेरेपी जो रहता है वो टिप रहता है। पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन तब करते हैं जब मिनिमम 2 नोड पॉजिटिव हो, या एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन, या मोर देन 4 सेंटीमीटर लिम्फ नोड होता है। सर्वाइवल की बात करें तो अगर नोड नेगेटिव है तो 85% रहता है, नोड पॉजिटिव है तो आराम से 40% पे आ जाता है। कॉज ऑफ डेथ की बात करें, क्यों मरता है, तो सेप्सिस की वजह से मरता है। दूसरा कैकेक्सिया, तीसरा फिमोरल आर्टरी ब्लो आउट की वजह से बढ़ता है। फिर व्हील की बात करें जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, उसमें अगर बात करें तो मॉर्बिडिटी काफ़ी कम हो जाती है, जबकि ऑन्कोलॉजिकल कंट्रोल सिमिलर रहता है। तो ओवरऑल एक बार सब देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो स्क्वेमस सेल होता है 95% केसेस में, और ये बेसिकली HPV से होता है, फाइमोसिस, पुअर हाइजीन, और BXO से। न्यूनेटल सर्कमसीजन करते हैं तो प्रोटेक्टिव होता है। लिम्फ नोड स्टेटस जो रहता है प्रोग्नोस्टिक होता है। लिम्फ नोड इवेल्युएशन के लिए हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद FNAC और इमेजिंग का नंबर आता है। जो ILND के टाइप्स की बात करें तो एक होता है रेडिकल, फिर उसके बाद हमें जो रहता है मॉडिफाइड रहता है, फिर इलियो इंग्वाइनल, व्हील रवील, ये सब होते हैं। नियो एडजुवेंट की बात करें तो टिप रेजिम यूज करते हैं, और एडजुवेंट में हम लोग यूज करते हैं सिस्प्लेटिन और प्लस 5-फ्लोरोयूरेसिल। रेडियोथेरेपी जो रहता है ये लेस देन 4 सेंटीमीटर लीजन है तब यूज करना होता है, या पैलिएशन के केस में यूज करते हैं। CIS में हम लोग नहीं यूज करते हैं। फिर 5 ईयर सर्वाइवल की बात करें तो नोड नेगेटिव है तो मोर देन 80%, और N3 है तो लेस देन 20%। फॉलोअप के लिए फिजिकल और इमेजिंग दोनों कराते हैं इन केस ऑफ नोड पॉजिटिव या हाई रिस्क डिजीज। लो रिस्क में सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं।